आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 क्लासें देखी हैं, जिसमें हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं उसको डिस्कस किया था और बहुत सारे टर्म्स देखे थे। तो आज उसके आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग बार बार देखेंगे एग्ज़ाम में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ सवाल डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रोपोर्शन वाला मतलब समानुपात वाले कुछ पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोगों के सामने ये अनुपात के पदों में संख्याओं को जोड़ना और घटाना। कहने का क्या मतलब है कि आपको अनुपात दिया है, उसमें किसी भी संख्या को जोड़ना और घटाना होता है, तो उसके बाद उसका जो अनुपात होता है वो बदल जाता है। तो इस तरीके का सवाल आ जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने है। 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, मतलब 2 संख्याओं का रेशियो आपके सामने दिया हुआ है 3 और 5 का। प्रत्येक संख्या में अगर 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 7 और 9 का हो जाता है। तो हमको वो संख्या बताना है। चलिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से जो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं जिनका नाम राजीव और संजीव है। बोल दिया गया है कि उनकी जो प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, उसका अनुपात 3 और 5 है। यदि 20 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 7 और 9 हो जाता है तो इनकी प्रेजेंट टाइम में एज क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए ये दोनों सवाल सेम है, बस इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है तरीका पूछने का। तो इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। तो चलिए अगर हम पहला हमारा है, अगर इस तरीके से पूछा गया है तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। चलिए मान लीजिए हमको दिया गया है कि 2 संख्याओं का जो रेशियो है वो क्या है 3 और 5 का है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, ये उनका रेशियो दिया हुआ है 2 संख्याओं का। अगर हम इसको मान लें 2 संख्याओं का रेशियो 3 और 5 है तो हम मान लेते हैं जो हमारी संख्या हो जाएगी वो 3x और दूसरी हो जाएगी 5x। तो इनका जो अनुपात है ये हो जाएगा हमारा क्या 3x और 5x। मतलब क्या है समझिएगा, बोला गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात है ये 3 और 5। तो हमने मान लिया कि वो दोनों संख्याएं हमारी 3x और 5x हैं, तो उनका अनुपात 3x और 5x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है इन्होंने कि अगर इन दोनों संख्याओं में हम 20 जोड़ दें, देखिए यहाँ पर आपने 20 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हमने 20 जोड़ दिया दोनों संख्याओं में, तो बोल रहा है कि इनका अनुपात जो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 7 और 9 का। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 7 और 9 का हो जाता है। तो वही है 20 जोड़ने पर 7 और 9 हो जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा हो जाएगा 9 और 3x + 20 और इसको इक्वल कर देंगे 7 और ये 5x + 20। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 35x + 7 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 140। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हम 35x ये हमारा है, ये वाला 27x उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 27x। अब देखिए ये 180 इस साइड है, ये आके इधर हो जाएगा -140। तो 35 में से अगर हम 27 घटाएं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8x। और इसको देखेंगे 180 - 140 सबको पता है कितना हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी /8, ये हो जाएगी 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आगे आप देख सकते हैं। देखिए हमने जो संख्याएं मानी थी 3x और 5x, तो अगर हमारी संख्या एक थी 3x तो x की वैल्यू हम 5 रख देंगे, 5 ये हो जाएगी 15। और दूसरी की वैल्यू थी हमारी 5x, इसको 5 कर देंगे तो ये हो जाएगी 25। इसी तरीके से सेम आप देखिए, अगर हम इसको
अगर इसको हम एज वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लें तो दिया हुआ है राजीव और संजीव की एज का जो अनुपात है वो 3 और 5 है। तो हमने मान लिया उनकी एज का अनुपात जो है वो 3 और 5 है। हमने मान लिया कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 3x और 5x है, और 20 साल के बाद अगर हम देखें तो 3x में 20 जोड़ देंगे, 5x में 20 जोड़ देंगे, तो उनका जो एज का अनुपात हो जा रहा है 7 और 9 का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि उनकी अभी वर्तमान आयु बताइए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते जाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू अगर 3x में जो रख देंगे तो राजीव की एज आ जाएगी, 5x में रख देंगे तो संजीव की आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये दूसरा सवाल है। अभी तक हम लोगों ने संख्या में जो रेशियो दिया था उसमें जोड़ा था। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 7 और 5 का है। दो संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है 7 और 5 का दिया हुआ है, और अगर उसमें से 9 को घटा दिया जाए, 9 को घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 25 और 12 हो जाता है। तो वो संख्या क्या होगी? इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए इसको क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है, हमारे जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 और 5 का है। तो हमने मान लिया कि संख्या हमारी 7x और 5x हो गई। ठीक है, अब इसमें से बोला है कि अगर संख्या में से 9 को घटा दिया जाए तो उनका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 25 और 12 का। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 12 × 7x - 9 इज इक्वल 25 × 5x - 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि वो संख्या क्या होगी। तो संख्या हमारी क्या है 7 × 12, और दूसरी हो जाएगी हमारी 5 × 12। तो ये हो जाएगी हमारी 84 और ये हो जाएगी 60। तो इस तरीके से हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। इस टाइप का भी सवाल आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे देखे होंगे, आपके हर एग्जाम में आता है, जो कि दूध और पानी का मिक्सचर से रिलेटेड सवाल होता है जिसमें रेशियो की बात की जाती है। देखिए जैसे सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है दूध और पानी का जो 72 लीटर का एक मिक्सचर है, कोई एक मिक्सचर है पानी और दूध का, उसमें बताया गया दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5 और 3 का है। मिल्क, अगर हम बात करें मिल्क और वाटर के मिक्सचर का जो है क्वांटिटी है वो 72 लीटर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 5 और 3 का है। इन्होंने दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इस मिक्सचर में कितना और पानी मिला दिया जाए कि यह रेशियो जो है बढ़ करके 9 और 8 का हो जाए। सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पूछा गया है कि इसमें कितना और पानी ऐड कर दिया जाए। तो इसके लिए देखिए हम पहले कैसे निकालेंगे। हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है मिक्सचर की वो है 72 लीटर। तो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा वाटर कितना है और मिल्क कितना है। रेशियो हमारा दिया हुआ है। हमने बहुत पहले पहली क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई क्वांटिटी दी हुई है तो उसमें से कौन कितना है उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं हमारा जो क्वांटिटी दी हुई है उसमें मिल्क कितना है। तो टोटल कितना है 72 लीटर और रेशियो कितना है मिल्क की 5। तो 5 × 5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, दोनों का अनुपातिक योग, मतलब 5 और 3 को जोड़ दिया जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 45 लीटर। ठीक है, अब अगर हम देखें इसी तरीके से वाटर की क्वांटिटी कितनी है, तो हमारा टोटल क्वांटिटी दोनों की कितनी है, दोनों की है 72, 72। और देखिए आपको बता दें कि जो वाटर है उसका रेशियो कितना है 3 का है। तो मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई दोनों का अनुपातिक योग, मतलब 5 और 3 का योग। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 लीटर। हमारा जो पानी है 27 लीटर है और दूध जो है वो 45 लीटर है। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है सवाल में। इन्होंने सवाल में बोला है कि
इसमें कितना और पानी ऐड कर दिया जाए कि इनका रेशियो जो बढ़ कर के वो 9 और 8 का हो जाए। तो हम कहते हैं भैया चलो मान लेते हैं हमने लेट x लीटर पानी ऐड करने पर जो हमारा रेशियो है बढ़ कर के कितना हो जाएगा, 9 और 8 का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो न्यू मिक्सचर आ जाएगा हमारा जो होगा वो क्या होगा, देखिए मिल्क, ये एम जो है मिल्क के लिए है, तो मिल्क हम ऐड नहीं कर रहे हैं। मिल्क हमारा जो है 45 लीटर है तो वो 45 लीटर ही रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमको ऐड क्या करना है, हमको ऐड करना है वाटर। मिल्क की क्वांटिटी 45 लीटर ही रहेगी। ठीक है, अब रेशियो हमारा जो है 27 लीटर तो पहले पानी है, उसमें हमने x लीटर और ऐड कर दिया, ये बढ़कर के रेशियो हो जाएगा 9 और 8 का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही फॉर्मूला हमारा, वही तरीका। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 45, 8 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 27 प्लस x। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये आपके सामने आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी 13। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके सामने x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने मान लिया था कि हमको कितना ऐड करना है, x लीटर ऐड करेंगे तो हमारा नया मिक्सचर जो हो जाएगा 9 और 8 का रेशियो में बन जाएगा। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से यह सवाल भी आता है। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, जो अगले टाइप का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके आते हैं हर बार एग्जाम में, वो इस तरीके के होते हैं। देखिए, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने है। देखिए क्या बोला इन्होंने बोला है कि एक बैग है, उसमें 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, 7 और 9 के अनुपात में रखे गए हैं। तो इस बैग में कुल 125 रुपये अगर हैं तो आपको ये बताना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास आए सवाल तो हमको सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे जो कॉइन है वो क्या है, 7 और 9 के रेशियो में है, तो हम मान लेंगे 7x और 9x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये 25 पैसे का है और ये 50 पैसे का है। ठीक है, अगर हम रुपए में कन्वर्ट कर दें तो 7x डिवाइडेड बाई 4 क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि जो 25 पैसा होता है वो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, प्लस 9x डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे, 7x प्लस 9x, रुपए में कन्वर्ट करना तो इस 4 से डिवाइड कर दिया, ये 2 सिक्के होते तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये बोला गया है 125 रुपये टोटल हैं। सवाल में आपको दिया गया है कि दोनों को जोड़ा जाएगा तो 125 रुपये होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, और इसको देखेंगे तो ये 7x प्लस 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18x और इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 7x प्लस 18x इज इक्वल्स टू 125। ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 और 7 ये हो जाएगा आपका 25x इज इक्वल्स टू 125 इंटू 4। ठीक है, इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। तो ये 25 से 5 बार जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो हम देख सकते हैं यहाँ x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। ठीक है, अगर हमारी x की वैल्यू 20 आ गई तो अब आप बता सकते हैं साफ साफ कि किसके कितने क्वाइन हैं। कैसे बता सकते हैं, आपने देखिए ऊपर आपने लिखा हुआ है कि क्वाइन कितने 7x हैं और ये 9x है। तो अगर हम 25 पैसे की बात करें तो हमारा हो जाएगा 7 इंटू 20, ये हो जाएगा 140 कॉइन। ठीक है, अगर हम इसको रुपए में बदलें तो 140 कॉइन है तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 35 रुपये। आप डिवाइडेड बाई 4 क्यों किया, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 50 पैसे के कितने रेशियो में था, 9x हमारे कॉइन थे। देखिए कॉइन 9x थे, तो हम यहाँ 9 इंटू x की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है,
तो कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 180। अगर हम ये 180 कॉइन हो गए। और अगर हम देखें, अगर रुपए की बात करें तो 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 92। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। अब आप देखिए 90 और 35 जोड़ देंगे आप यहाँ इन दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा 125 रुपये। देखिए दिया हुआ है सवाल में कि क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि टोटल 125 रुपये आपके बैग में हैं। अगर इनके पैसों के रेशियो को कन्वर्ट करके अगर जोड़ा जाए तो उनका योग जो आता है 125 आता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें समानुपात की, आप देख सकते हैं यहाँ पर समानुपात। अब हम थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देते हैं। समानुपात होता क्या? वह समीकरण या वह इक्वेशन जो यह बताता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हैं। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जो आपको ये बता दे कि दो अनुपात हैं या दो रेशियो हैं जो आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। ठीक है, देखिए एक अनुपात या एक रेशियो हमारा ए और बी है, दूसरा सी और डी है। तो अगर जो ये बता दे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, वही क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। चलिए मान लिया हमने ए और बी एक है, दूसरा सी और डी है। तो अगर इसको हम इक्वल कर दे रहे हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा एक समानुपातिक इक्वेशन हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा सिंबल है ये प्रोपोर्शन का या फिर समानुपात का साइन होगा। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है ए और बी का रेशियो हम ए बाई बी भी लिख सकते हैं। समानुपात को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं, सी बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो समानुपातिक समीकरण में ए बी सी डी को क्रमशः हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद कहते हैं। मतलब हमारा जो ए है और बी है और सी है और डी है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो ये जो हमारे इस इक्वेशन में चारों हमारे दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और चतुर्थ पद है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, अभी बस ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए हमने आपको ये बताया, हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ये वही चीज़ है, ए और बी का रेशियो और ये प्रोपोर्शन सी और डी है। तो ये जो दो बी और सी हैं, इनको अंदर वाले दोनों पदों को हम क्या कहते हैं? अंतः पद, मतलब इंटरनल टर्म। और बी और डी को, सॉरी ए और डी को हम बाह्य पद कहते हैं। मतलब अंदर वाले जो दोनों हैं बी और सी, ये अंतः पद हो गए। बाहर वाले जो दोनों हैं ए और डी, इनको बाह्य पद कहते हैं। और देखिए ये जो हमारा डी है, ये डी है सबसे बाहर वाला, इसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और इसको चतुर्थानुपात भी कहते हैं। चतुर्थानुपात भी कहते हैं किसको? डी को। डी को हम क्या कहते हैं? चतुर्थानुपात। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए एक ये रूल होता है, इस रूल को हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ 3, जिसमें समानुपात के अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अंतः पदों का गुणनफल मतलब देखिए अंतः पद कौन कौन से हैं? बी और सी, इनका गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब ए और डी का। तो ए और डी का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको रूल ऑफ 3 कहते हैं। ये आपके समानुपात का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जो आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका। अब आगे हम देखते हैं दो, तो इस पर हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। जो आपका ये सामने फार्मूला बना हुआ है, इस पर देखते हैं सवाल कैसे आता है। जो आपके एग्जाम में सवाल कैसे आता है उसको देखते हैं। देखिए सवाल आपका ऐसे आएगा एग्जाम में, 3 टर्म दे देगा, 8, 9, 16 का आपको फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर चतुर्थानुपात निकालना होगा। उसके लिए आपको देखिए ऊपर फार्मूला ये लिखा हुआ है, आपको लिखना ऐसे पड़ेगा 8:9 समानुपाते 16। अब आपको ये चतुर्थानुपात ही निकालना है। इसको हमने क्या मान लिया? हमने इसको मान लिया x। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले से अंतः पदों का गुणनफल मतलब 9 और 16 का गुणनफल 9 × 16 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 8 और x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू अगर निकालेंगे
तो 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 और ये 18। तो आपका जो चतुर्थानुपात या फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो 18 होगा। इस तरीके से हमारा सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब आगे हमारा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब सततानुपात या विततानुपात इसको हिंदी में कहते हैं। अब ये होता क्या, आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। जब तीन राशियाँ, ध्यान से सुनिएगा, जब तीन राशियाँ इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी में वही अनुपात हो जो अनुपात दूसरे और तीसरे में होता, समझ गए? कहने का मतलब ये है कि जब तीन राशियां इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी में वही अनुपात है जो कि दूसरी और तीसरी में अनुपात है, तो ये तीनों राशियां क्या कहलाएंगी? ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि आपके पास तीन राशियां दी हुई हैं A, B और C, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि पहली और दूसरी में वही अनुपात है, मतलब A अनुपाते B, पहली और दूसरी में वही अनुपात है जो दूसरी और तीसरी में है, मतलब A अनुपाते B बराबर B अनुपाते C। तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C। तो यहाँ से देखिए ये आपका इंटरनल टर्म हो गए, मतलब अंतःपद, और ये A और C जो हो गए ये क्या हो जाएंगे? बाह्य पद। अभी हमने पीछे पढ़ाया, आपको क्या बताया था? अंतःपदों का गुणनफल B इंटू B बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब A इंटू C। अगर हम यहाँ से देखें तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 3, B इंटू B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू C। समझ में आ रहा है आपको? देखिए अब आपके सामने ये जो फार्मूला बन के आ गया है, इसमें जो आपका ये B स्क्वायर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मध्यानुपात, यही आपका है मध्यानुपात। जो आपका ये C है, C को क्या कहेंगे? C हमारा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब तृतीयानुपात। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका चतुर्थानुपात जो था वो D था, मैंने पीछे अभी तुरंत बताया आपको। अब आपका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो ये यहाँ से आप निकालेंगे B स्क्वायर, या B जो होगा वो आपका क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन, और जो C होगा ये आपका होगा थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीयानुपात। चलिए एक एग्जाम्पल लगाते हैं, आपको सवाल देते हैं, उसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए प्रॉब्लम नंबर आपके सामने है 25 और 49 है। 25 और 49 का मीन प्रोपोर्शन आपको बताना, मतलब मध्यानुपात क्या होगा इसका। तो आप देख सकते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? B स्क्वायर बराबर A इंटू C, ठीक है। अब हमारे पास A ये दिया हुआ है, कौन सा? ये क्या दिए हैं आपको? A और C दिए हुए हैं, हमको B स्क्वायर निकालना है। तो A और ये B स्क्वायर निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा अंडर रूट में A इंटू C। तो यहाँ पर अंडर रूट में आपका 25 और 49 हो जाएगा। 25 इंटू 49 आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि आपका ये 25 का जो होगा अंडर रूट 5 और 49 का 7, तो ये हो जाएगा आपका 35। तो ये आपका यहाँ से लिख सकते हैं, आपका जो मीन प्रोपोर्शन मतलब B है वो 35 होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना आपको है, मतलब C की वैल्यू निकालना है। तो आपके पास वही फार्मूला है, कौन सा? B स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू C। ये आपको A दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है। तो A की वैल्यू और B की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। B की जगह पर हम 12 का स्क्वायर करेंगे। हमको A दिया हुआ है 18 और हमसे C पूछा गया है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है, सबको पता है, इंटू 18 इक्वल्स टू 18 इंटू C। अब यहाँ से आप C की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 144
डिवाइडेड बाई 18, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो तृतीयानुपात है, थर्ड प्रोपोर्शन है, वो 8 हो जाएगा, सी की वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।